अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, वेलकम बैक टू हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक पर बात की थी कि ज़मीन पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख लें। आज की वीडियो में उसी टॉपिक को मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। दो साइंसदानों हार्पिन और हेल्डन ने ये थ्योरी पेश की थी कि ज़मीन पर लाइफ की शुरुआत समुंदर में हुई थी, जो कि इब्तदा में एक बुलबुले की शक्ल में थी। रफ्ता रफ्ता उस बुलबुले ने मज़ीद कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया होगा तो एक ढांचे की सूरत में लाइफ वजूद में आई होगी। इस हाइपोथेसिस को साइंसदानों के द्वारा थोड़ा थोड़ा काबिल फ़हम समझा जाने लगा और 1953 में शिकागो यूनिवर्सिटी में इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर कि क्या ये मिलकर एक लिविंग थिंग को जन्म दे सकेंगे या नहीं। जो एक्सपेरिमेंट किया गया शिकागो यूनिवर्सिटी में, इसकी सरबराही कर रहे थे एक साइंसदान जिनका नाम था एस.एल. मिलर। इस एक्सपेरिमेंट में मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया गया एक साथ, और ये बात मानी जा रही थी कि शुरुआत में यही कंपोनेंट्स ज़मीन पर प्रेजेंट थे। जब ये बेसिक कंपोनेंट्स आपस में मिक्स कर लिए गए तो इसके बाद इलेक्ट्रिक स्पार्क्स की फायरिंग की गई इसके ऊपर। इस मिक्सचर पर इलेक्ट्रिक स्पार्क्स को फायर करने की वजह ये थी कि वो सनलाइट का रोल अदा कर सकें, जो सनलाइट ने लाइफ की शुरुआत में अपना रोल अदा किया होगा। एक हफ्ते के बाद जब इस मिक्सचर को दोबारा से टेस्ट किया गया तो इसमें जो गैसेस प्रेजेंट थी उन पर अमाइनो एसिड की कोटिंग आ गई थी, और इन गैसों की वजह से कुछ और केमिकल्स ने जन्म लिया जिनमें हाइड्रोक्सिल एसिड, एलिफेटिक एसिड, यूरिया और कुछ शुगर की फॉर्म्स प्रेजेंट थी। ये बात तो समझ में आती है कि कुछ गैसेस ने नई गैसेस को जन्म दे दिया या किसी दो केमिकल्स ने एक नए केमिकल को प्रोड्यूस कर दिया। ये तो एक कॉमन सी बात है कि जब दो केमिकल्स आपस में मिक्स किए जाते हैं तो एक तीसरा जन्म लेता है। इसके बाद इस मिक्सचर को अल्ट्रावायलेट रेज के सामने रखा गया, लेकिन सिमिलर रिजल्ट रहा, कोई भी लाइफ इसमें स्टार्ट नहीं हुई। अब ये साबित करना तो एक बात ही थी कि केमिकल, बिजली और सनलाइट के जरिए जिंदगी के टुकड़ों को तख्लीक किया जा सकता है, लेकिन इस बात का तयन करना ज़रूरी था कि ये बुनियादी सी चीज़ें कैसे खुद को अरेंज करके प्रोटीन्स और जीन्स जैसे मालिक्यूल को जन्म दे देती हैं। इसके लिए साइंसदानों को एक कैटलिस्ट तलाश करने की ज़रूरत थी जिसमें एक ऐसा रिएक्शन करवाया जा सके कि इन रॉ मटेरियल्स को लेकर कुछ कंपोनेंट्स बनाए जा सकें, जैसे पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका था जिसे सॉल्व करना कहीं पर भी ईजी नहीं था। हार्पन नामी साइंसदान, जिनका जिक्र वीडियो में पहले भी हो चुका है, उन्होंने मशवरा दिया कि पानी एक ऐसी चीज़ है जो इन मॉलिक्यूल्स को आपस में करीब ला सकती है, लेकिन दूसरी जानिब खदशा ये था कि पानी की वजह से कुछ कंपोनेंट्स वाश्ड आउट भी हो सकते हैं। हार्पिन का जो नज़रिया था कि ज़मीन पर लाइफ की शुरुआत एक बुलबुले की शक्ल में हुई होगी, वो इसी बेस पर डिपेंड कर रहा था कि पानी ने कुछ कंपोनेंट्स को गेट टुगेदर किया होगा और उसके बाद लाइफ की शुरुआत हुई। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर ज़मीन पर लाइफ की शुरुआत ऐसे ही हुई तो वो बुलबुला बहुत ज़्यादा गीला हुआ होगा या पानी के बहाव की वजह से बह क्यों नहीं गया। इसका एक सलूशन ढूंढा जो था एवेपोरेशन, कि शायद कि एवेपोरेशन की वजह से पानी खुश्क हो गया हो उस बुलबुले से और उसने अपने लाइफ स्पेन को कंटिन्यू करना शुरू कर लिया हो। 1940 में एक और ब्रिटिश साइंसदान आते हैं जिनका नाम होता है J.D. बर्नर। उन्होंने ये बात अखज़ की कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पानी की निस्बत तेज़ी से एवेपोरेट कर सकते हैं। इन्होंने मिट्टी के इस्तेमाल की तजवीज़ पेश की और इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो मिट्टी ली गई कि जो समुंदर के साहिलों के करीब पाई जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे कि सिलिकेट्स वगैरह प्रेजेंट्स होते हैं। मिट्टी की शीट्स बनाई गई और उनके दरमियान इतनी क्लियरेंस रखी गई कि जिसमें से हवा और पानी दोनों सर्कुलेट कर सकें। इन शीट्स के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को नोट किया गया। लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स थोड़े ज़्यादा हुए तो पता ये चला कि मिट्टी की तह में यानी कि क्ले शीट में ये खूबी है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेट करती है। जैसे ही पानी इनसे एवेपोरेट होता है तो ये दूसरे कंपोनेंट्स के साथ अपना लिंक बना लेती हैं और क्ले शेल्टर भी फ्राहम कर सकती है न्यूली फॉर्म्ड कंपोनेंट्स को अल्ट्रावायलेट रेज और सम अदर सोलर रेडिएशन से। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये दोनों ही स्मॉलर कंपाउंड्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि प्रोटीन का एक ग्रुप कंबाइन करता है अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में और न्यूक्लिक एसिड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने की वजह से, जो कि खुद भी कार्बन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं। साइंसदानों के द्वारा ये बात नोट की गई कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA लाइफ का बुनियादी यूनिट है।
डीएनए में मौजूद कोडिंग और सीक्वेंस को देखने के बाद ये बात कहना बिल्कुल बेबुनियाद थी कि ज़मीन पर लाइफ की शुरुआत एक ऑर्डिनरी वे में हो गई। एक स्मॉल वायरस से लेकर ह्यूमन बीइंग तक और इससे बड़े बड़े जानदारों में एक ख़ास सीक्वेंस से अलग अलग जीन्स कैसे आ गई और हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाना, ये कैसे मुमकिन है कि सब कुछ ऑर्डिनरी वे में हो गया हो। जब एक आम इंसान इन तमाम सवालों को सुनता है तो वो जवाब देता है कि खुदा ही है जो ये सब कुछ कर रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब कोई भी साइंसदान आज तक नहीं दे सका। उनकी जो भी तहकीकात हैं वो थ्योरीज और हाइपोथेसिस पे बेस कर रही हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ के टॉपिक पर तमाम ही रिसर्च नज़रियात पर मबनी है हकाइक के बजाय, यानी कि फैक्ट्स को निगलेक्ट किया गया है इन तमाम रिसर्चेज में। और हर साइंसदान ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की हैं कि ज़मीन पर लाइफ कैसे आ सकती है। हालांकि ये सब वैसे ही बातें हैं, हकीकत में इनका कोई ताल्लुक नहीं लगता। ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस सवाल का जवाब मिला है सिर्फ कुरान पाक उठाने वालों और उसके पढ़ने वालों को। इस सवाल का जवाब कुरान में अल्लाह पाक कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं, और वही तो है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें शक्ल दी, और फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। एक मुसलमान के पास ठोस दलीलें हैं कि वो ये कह सकता है कि ये साइंसदान जो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। दरअसल ये एक प्रोपागंडा बनाया जा रहा है जिसके ज़रिए इंसानों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह किया जा रहा है। जब तक साइंसदान इसे मुकम्मल तौर पर साबित नहीं कर सकते, इस पर यकीन करना नामुमकिन है। ये बात कहना कि इंसानों के एंसेस्टर कुछ और हैं या प्रोकैरियोट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये एक सरासर गलत और झूठ बात होगी, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर इंसान की पैदाइश के अमल को बयान कर दिया है। एक मुसलमान होने के नाते एवोल्यूशन की थ्योरी को मानना बिल्कुल बेबुनियाद है। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।